नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी में जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका एक रिवीजन यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग टीजीटी 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये 2-3 भागों में पूरा होगा। इसके बाद 2003, 2004 ऐसे करके जो भी पेपर्स होंगे पुराने वर्षों को उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज है ये टीजीटी ये आप हल कर रहे हैं। टीजीटी 2001 का पेपर है, ठीक है ना। टीजीटी 2001 का एग्ज़ाम का पेपर है। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत, जब आदि और अंत की बात करें, बहुत ही फेमस है और कई बार रिपीट होता है। ये बिल्कुल इसको लिख करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कौन कहता है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत कौन है? राज्य है, ठीक है। आदि और अंत राज्य कौन बोलता है? तो वो है लास्की, गार्नर, सेबाइन या माउंट बेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गार्नर। जब आदि और अंत बोले राज्य का राजनीति शास्त्र में तो वो कौन होंगे? हमेशा गार्नर होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार आने की संभावना इसकी बनी रहती है, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, ये जो प्रश्न पत्र हम लोग हल करेंगे ना, ये सेक्शन वाइज हैं। जैसे राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत और परिभाषा आ जाएगा उसकी, ठीक है। फिर संविधान संबंधित जितने होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सब मतलब सेक्शन वाइज आपको इसमें मिलता चला जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है या माने जाते हैं? तो राजनीति शास्त्र के पिता किसे बोलते हैं? सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या कार्ल मार्क्स? तो राजनीति शास्त्र के पिता याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता किसको मानते हैं? अरस्तु को, ठीक है ना। अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की थी। इसलिए राजनीति शास्त्र अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। और इन्होंने जो है दर्शन से राजनीति को अलग किया था, सेपरेट किया था, इसलिए इनको राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। यानी ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, अरस्तु। इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि पश्चिम जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था, ठीक है। अगर मतलब अरस्तु से पहले भी अगर कोई था तो वो थे आपके प्लेटो, ठीक है ना। एक तरीके से जो है प्लेटो अरस्तु के गुरु भी थे, है ना। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, है ना, सुकरात। तो अगर पूछे कि प्लेटो से पूर्व कोई राजनीति विचारक का नाम, तो वो हो जाएंगे प्लेटो। इन्होंने ही सबसे पहले राजनीति पर अपने विचार रखे थे, परंतु इनको कल्पनालोकीय विचारक कहा जाता है क्योंकि ये आदर्शवादी विचारक थे, जो है आदर्शवादी विचारक हैं। और इनका जितना भी विचार है वो कल्पनालोकीय है, वो कल्पना पर आधारित है, ठीक है। ये फैक्ट्स पर नहीं बल्कि वैल्यूज़ पर बल देते हैं। कौन? प्लेटो। इसलिए उनको कल्पनालोकीय विचारक कहा जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होगा? यहाँ पर नागरिक शास्त्र का पूछ रहा है। तो नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या नगर निगम? तो नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो नागरिक शास्त्र किसके बारे में चर्चा करेगा? तो नागरिक शास्त्र पहली बात तो नागरिकता की मतलब या नागरिक की बात करेगा, है ना। नागरिक शास्त्र नागरिक की बात करेगा। नागरिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, शासन से संबंधित चीज़ें, आदि चीज़ें, उनके बारे में ही ये अध्ययन करेगा नागरिक शास्त्र। अब उसमें शासन वगैरह, कानून वगैरह और भी चीज़ें सब शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि नागरिकता। तो नागरिकता नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राज्य की प्रकृति या संप्रभुता से संबंधित है। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का समर्थक पूछ रहा है। तो देख लेते हैं लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू या जे.एस. मिल। तो ठीक है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे, कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। बाकी बेंथम और मिल ये जो है उपयोगितावादी विचारक थे और लेनिन मार्क्सवादी विचारक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का
सबसे सही सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। अब ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी कई बार रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है और कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, या पैतृक सिद्धांत, या विकासकारी सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत इसी को माना जाता है। अगर पूछेगा राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो है प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विकासवादी सिद्धांत में पूर्व मानव समाज में राज्य की उत्पत्ति के बारे में मुख्यतः दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृ प्रधान तथा मातृ प्रधान सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रचलित था, परंतु राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में इनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रायः सभी लेखकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकारा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे। छठा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? एकत्ववादी या एकलवादी संप्रभुता का विरोधी है, ठीक है ना। तो वो है समाजवाद, बहुलवाद, या व्यक्तिवाद, या उदारवाद। तो एकलवादी के विरोध में कौन आया? तो वो बहुलवाद थे, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, बहुलवाद। तो एकत्ववादी संप्रभुता के जो है विरोधी कौन है? बहुलवाद। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुलवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? लास्की, क्रैब, कोल, लिंडसे और बार्कर। नोट डाउन कीजिएगा। बहुलवाद के प्रमुख समर्थक लास्की, क्रैब, कोल, लिंडसे और बार्कर हैं। बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता केवल राज्य में नहीं बल्कि राज्य संस्थाओं में रहती है। बहुलवादी क्या बोलते हैं कि प्रभुसत्ता जो है, प्रभुसत्ता केवल राज्य में ना होकर के बल्कि संस्थाओं में जो है होती है, जो वहाँ की सामाजिक संस्थाएं होती हैं उसमें मिली जुली हुई होती है। इसलिए राज्य भी एक संस्था ही है, राज्य को भी एक संस्था या समुदाय मानते हैं। कौन? बहुलवादी। और उसके समर्थक कौन कौन है? लास्की, क्रैब, कोल, लिंडसे, ठीक है, और बार्कर। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न सिद्धांत में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? निम्न सिद्धांत किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो जनता की इच्छा से स्थापना किसकी होती है? शक्ति का सिद्धांत है वो, या दैवी का सिद्धांत है, या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है ना। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की जनता की इच्छा से होती है, जनता की इच्छा से, है ना। या सामाजिक समझौते में क्या है? सामाजिक समझौते में है कि जनता जो है आपस में क्या करती है? एक समझौता करती है ना, आपस में एक समझौता करते हैं। ये है ए और ये बी व्यक्ति है मान लीजिए। तो ए बोलता है कि हम आपस में समझौता करते हैं और अपनी सारी शक्ति एक व्यक्ति, एक राज्य, मतलब उस व्यक्ति को राज्य बोल देते हैं, जैसे हॉब्स लेवियाथन बोलता है। इस तरीके से अलग अलग सामाजिक समझौते में आते हैं लोग, हॉब्स, लॉक, रूसो सभी लोग बताते हैं। ये जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरा विस्तार से बताएंगे। तो क्या कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति जो है संप्रभु को देता हूँ इस शर्त पर कि तुम भी अपनी सारी शक्ति इसको दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपस में समझौता करके वो किसी एक व्यक्ति या राज्य या संस्था का जो है निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या हुए? जनता ही तो हुए, व्यक्ति हुए ना। तो अब ये व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं? समझौते के द्वारा जो है राज्य का निर्माण कर रहे हैं। यही तो राज्य है, जो हुक्म देगा, जो कानून बनाएगा, जो इनकी रक्षा करेगा, है ना, वही तो राज्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। ये किसका सिद्धांत हो जाएगा? तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व भूमि को मानने वाले हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर और डुग्बी। तो इसमें से ऑप्शन 4 डुग्बी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, ठीक है। राज्य के 4 तत्व होते हैं आवश्यक। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे वो कौन कौन से हैं, जिसमें से एक को, किसको? भूमि को जो है, भूमि को डुग्बी इसको आवश्यक तत्व नहीं मानता है ना। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि 4 तत्व कौन कौन से हैं राज्य के। इसके बाद देखते हैं अगला।
लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? कह रहा है लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में। तो लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या है कि जहाँ पर जनता अपने शासक को चुनती है, जनता अपने शासक को चुनती है और वो शासक कानून की प्रक्रिया के द्वारा शासन करता है और जनता के अधिकारों की रक्षा करता है ना। तो ये कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर जनता हो जाएगी, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जनता। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होगी? तो वो जनता में निहित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो राज्य कहे कोई स्टेट, मतलब कोई स्टेट या कोई राज्य कब होगा? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? तो भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता या राष्ट्रीयता। तो सबसे ज़रूरी राज्य के तत्वों में अभी आपको 4 तत्व मैंने बताने के लिए कहा है, वो आप कमेंट में बताएंगे। तो उसमें से एक तत्व होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता जो है, संप्रभुता राज्य का बहुत ही आवश्यक तत्व होता है, इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राजनीतिक विचारधाराओं से है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद किसका हित चाहेगा? तो अभिजात वर्ग का या धनवानों का या निर्धनों का या सबका? तो उदारवाद जो है किससे संबंधित है? तो उदारवाद देखिए पूंजीवाद का समर्थन करता है ना। तो उदारवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, और जो पूंजीवाद का समर्थन करेगा तो पूंजीवाद किसका सहयोग करता है? तो वो धनवानों का सहयोग करता है, यानी ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, धनवानों का। इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा कि उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी कि उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। यह मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण और व्यापार व्यवसाय करने, संपत्ति रखने तथा विक्रय की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अगला प्रश्न है कि फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद किस पर विश्वास करेगा? राज्य दल से श्रेष्ठ है या दल राज्य से श्रेष्ठ है? राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं या राज्य और दल एक ही हैं? तो फांसीवाद का है, फांसीवाद जो है मतलब एक सत्ता की बात करेगा ना, एक सत्ता की बात करेगा, यानी कि एक तरीके से कहेंगे तो तानाशाही की बात करेगा। फांसीवाद सर्वोच्च सत्ता की बात करेगा, और वो कहाँ पर निर्धारित होगी? तो वो एक राज्य में, यानी राज्य ही आदेश देगा, राज्य ही संप्रभु होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राज्य दल से श्रेष्ठ होगा, है ना, राज्य सर्वोपरि हो जाएगा, राज्य दल से श्रेष्ठ होगा, यानी कि ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता देखिए किसमें होगी? तो लोकतंत्र में, अधिनायकवाद में, राजतंत्र में या वर्गतंत्र में? तो भाषण की स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलेगी? तो ये लोकतंत्र में आपको मिलती है। लोकतंत्र में क्या है? जनता द्वारा जो है यहाँ का शासक चुना जाता है ना, शासक चुना जाता है, और लोकतंत्र मतलब जनता जो है अपने शासक को चुनने, उनको हटाने का अधिकार रखती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर भाषण की स्वतंत्रता मिलेगी? तो लोकतंत्र में मिलेगी, यानी ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राजनीतिक दार्शनिक से है, मतलब जो है थिंकर्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनसे है। तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया है? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन देखिए अभी ऊपर आया भी हुआ था। तो हॉब्स ने, हीगल ने, रूसो ने या महात्मा गांधी ने? तो ये बहुत ही सरल उत्तर है इसका, मतलब बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ये रूसो ने जो है सामान्य इच्छा की बात की है ना, रूसो ने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया। तो हॉब्स, लॉक, रूसो याद रखेंगे। हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों जो है समझौतावादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं? समझौतावादी विचारक हैं। तीनों ही अपने विचार समझौता के आधार पर राज्य की कल्पना करते हैं, और जिसमें से रूसो जो है, रूसो समान इच्छा का प्रतिपादन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कार्य विशेषीकरण की बात कौन करता है? तो बेंथम है, कोल है, प्लेटो है या अरस्तू? तो कार्य विशेषीकरण की बात यहाँ पर आपके प्लेटो करते हैं। प्लेटो जो है समाज में, तत्कालिक समाज में 3 वर्ग बताता है ना, 3 वर्ग बताता है। एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक दास वर्ग होगा, ठीक है। और कहता है कि ये जो 3 वर्ग हैं, ये अपनी अपनी क्षमता और अपनी विशेषता के अनुसार ही कार्य करेंगे, और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है प्लेटो का। प्लेटो बताते हैं कि जो है समाज में 3 वर्गों की बात करता है, वो दास जो है दार्शनिक, सैनिक
और दासवर की, और तीनों को अपने अपनी क्षमता और अपने अपने विशेषीकरण के आधार पर जो है कार्य करने की बात करता है, और इसी को वो न्याय कहता है। ठीक है ना। तो यह कार्य विशेषीकरण की बात कौन बोलेगा, तो यहाँ पर प्लेटो हो जाएगी उत्तर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजनीति विज्ञान में थिंकर्स पढ़ना, जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, आपके मार्क्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेस्टर्न थिंकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतने ही अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा किसी परीक्षा के लिए हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीडीसी हो, हायर एजुकेशन हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, सब में ये थिंकर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि यही लोग बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेवियाथन के लेखक कौन है। तो लेवियाथन के लेखक हैं आपके अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स और बोंदा। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। तो लेवियाथन के लेखक हो जाएंगे हॉब्स। अभी हमने ऊपर बताया था कि हॉब्स और लॉक और रूसो ये कैसे विचारक हैं, तो ये तीनों जो है समझौतावादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं, समझौतावादी विचारक हैं, और तीनों ही जो है समझौता के आधार पर राज्य की कल्पना करते हैं। बोलते हैं कि व्यक्ति आपस में समझौता करता है और एक राज्य बनाता, अपना मतलब राज्य की जो है कल्पना करता है या राज्य बनाता है, ताकि ये राज्य उनके जो है हितों की रक्षा कर सके और उन पर शासन करके उनको सुचारू रूप से विकास करने का मार्ग दे सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेवियाथन जो है, हॉब्स का लेवियाथन ही राज्य होता है। ठीक है ना। तो हॉब्स जो है लेवियाथन के लेखक हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पर 16 प्रश्न देखे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अधिक से अधिक लोगों को और सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।